नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो यकीन करना मुश्किल है। साल था 1942, दूसरा विश्व युद्ध का समय। और ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और समुद्र के बीच जिंदा बचने के एक हैरतअंगेज संघर्ष की। बिल्कुल। 34 दिन का संघर्ष। हाँ, और ये जानकारी हमने ली है द साइलेंस सीन यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से, जिसका नाम है मौत को हराकर समुद्र में 34 दिन जिंदा रहे ये 3 लोग, अगेंस्ट द सन एक्सप्लेन्ड। अच्छा। कहानी है 3 अमेरिकी नेवी एयरमैन की। पायलट थे हेरल्ड, नेविगेटर और बॉम्बार्डियर वो थे टोनी, और रेडियो ऑपरेटर थे जीन। 3 लोग। ये लोग साउथ पैसिफिक में एक मिशन से लौट रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ? विमान रास्ता भटक गया। फ्यूल ईंधन वो खत्म होने लगा और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। ओह, यानी संपर्क टूट गया पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल। अब उनके पास विशाल प्रशांत महासागर में इमरजेंसी लैंडिंग करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। बाप रे, बीच समुंदर में। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 लोग, सोचिए, बिना खाने पीने, बहुत ही कम सामान के साथ कैसे 34 दिन तक उस समंदर में टिके रहे। ये तो वाकई सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। उनकी हिम्मत, उनकी तरकीबें, ये सब समझना दिलचस्प होगा। तो होता यह है कि विमान समुद्र की सतह से टकराता है। हेरल्ड जो पायलट थे वो तो किसी तरह बाहर निकल आते हैं, पर टोनी और जीन, उनकी सीट बेल्ट अटक जाती है। अरे। और प्लेन तेजी से डूब रहा है। वो दोनों भी साथ नीचे जा रहे हैं। वो बिल्कुल आखिरी सेकंड्स थे। उफ। किसी तरह वो अपनी बेल्ट खोल पाते हैं, ऊपर आते हैं और पास में एक छोटी सी लाइफ राफ्ट तैर रही थी, उस तक पहुंच जाते हैं। जान बच गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका सारा सामान, खाना, पानी, फर्स्ट एड किट, वो सिग्नल फ्लेयर्स होते हैं ना, इशारा करने वाले, हाँ। सब कुछ प्लेन के साथ नीचे चला गया। मतलब उनके पास सिर्फ वो छोटी सी राफ्ट बची। हाँ, बस वो राफ्ट और चारों तरफ हजारों मील तक फैला हुआ खारा पानी। उस पल की निराशा और बेबसी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। और ये निराशा और बढ़ जाती है जब थोड़ी ही देर बाद उन्हें आसमान में एक रेस्क्यू प्लेन दिखाई देता है। अच्छा। एक उम्मीद जगी होगी फिर तो। बिल्कुल। लेकिन वो राफ्ट इतनी छोटी थी और रंग भी ऐसा कि ऊपर से उतनी ऊंचाई से वो दिखी ही नहीं। और इशारा करने के लिए फ्लेयर गन भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था। वो प्लेन उन्हें बिना देखे ही गुजर गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। मतलब बचाव की जो एक उम्मीद थी वो भी खत्म। हाँ, शायद उसी पल हेरल्ड को ही समझ आ गया था कि अब अगर जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। मदद कहीं से नहीं आने वाली। और सामने अंतहीन समुद्र। हेरल्ड को अंदाजा था कि जमीन कितनी दूर है। हाँ, पायलट थे वो। उन्होंने हिसाब लगाया होगा। सबसे नजदीकी जमीन हवाई, वो भी करीब 1900 मील दूर थी। 1900 मील। अमेरिका, वो तो 6000 मील से भी ज्यादा। हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सोच से परे हैं। राफ्ट में जगह इतनी कम कि तीनों ठीक से लेट भी नहीं सकते थे। बारी बारी से सोने की कोशिश करते होंगे। और प्यास, पानी तो था ही नहीं। वही सबसे बड़ी मुश्किल थी। पहले कुछ दिन तो बिना पानी के ही गुजरे। प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। फिर एक रात, हताशा की हद थी, हेरल्ड ने अपने जूते में पेशाब करके पी लिया। क्या कह रही हैं? ये दिखाता है कि वो किस हद तक बेबस थे। जिंदा रहने की जो मूल इच्छा होती है ना, वो हर चीज पर हावी हो जाती है। हाँ, ये सुनना भी अजीब लगता है, पर शायद उस वक्त और कोई रास्ता नहीं दिखा होगा उन्हें। और शायद ये एक तरह से लीडरशिप भी थी। ये दिखाना कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हो सकता है। एक और चीज हुई जूतों को लेकर। जगह कम थी तो हेरल्ड ने बाकी दोनों को अपने जूते फेंकने को कहा, वजन कम करने के लिए शायद। पर अपना एक जूता बचा लिया, ये कहकर कि अगर जमीन मिली तो किसी एक के तो काम आएगा ना। देखिए, छोटी सी चीज है, पर इसमें भी भविष्य की एक धुंधली सी उम्मीद दिखती है। प्लान बी रखना एक तरह से। सही कहा। फिर उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की। उनके पास एक मैगजीन बच गई थी। मैगजीन से? कैसे? उसकी स्प्रिंग निकाली और उससे मछली पकड़ने का कांटा बनाया। वाह, ये है इंसानी जुगाड़। कुछ ना होने पर भी रास्ता निकालना। लेकिन पहली कोशिश बेकार गई, डोरी टूट गई। और खतरा सिर्फ भूख प्यास का नहीं था, है ना? शार्क का भी डर था। बिल्कुल। हेरल्ड ने उन्हें चेताया भी था कि पानी में तैरना खतरनाक हो सकता है, शार्क हो सकती हैं। यानी हर तरफ से मुसीबत। दिन बीत रहे थे। फिर हेरल्ड को याद आया कि उसकी जेब में एक पेंसिल बची हुई है। पेंसिल?
उसका क्या किया? उन्होंने राफ्ट की रबर की सतह पर ही सूरज और तारों को देखकर दिशा और अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक चार्ट बनाना शुरू कर दिया। अरे वाह, मतलब नेविगेशन का जुगाड़। हाँ, उन्हें लगा कि हवा उन्हें गलत दिशा में बहा रही है, तो उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट और कुछ और सामान से एक तरह का लंगर बनाया ताकि राफ्ट ज्यादा भटके नहीं। ये छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सिर्फ प्रैक्टिकल जरूरतें नहीं थी, ये उन्हें एक मकसद दे रहे थे, ऐसा एहसास कि वो अभी भी कंट्रोल में हैं, कुछ कर रहे हैं। सही बात है, इससे उम्मीद बनी रहती है। लेकिन 5 दिन बीत गए थे बिना पानी के। हालत बहुत बिगड़ रही थी। 5 दिन? हाँ, टोनी इतना हताश हो गया कि समुद्र का खारा पानी पीने लगा। हेरल्ड ने उसे रोका, फिर सबने मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना की। ऐसी हालत में विश्वास ही सहारा होता है अक्सर। जीन ने कहा भी, हमने जिंदगी में गलतियां की हैं, पर अब हमें मदद चाहिए। और अविश्वसनीय रूप से उसी रात बारिश हुई। अरे वाह! कई दिनों बाद उन्हें पहली बार ताजा पानी मिला। वो उनके लिए अमृत जैसा था, जैसे नई जान आ गई हो उनमें। ये बारिश सिर्फ प्यास बुझाने वाली नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बूस्ट था, जैसे ऊपर वाले ने सुन ली। हाँ, बिल्कुल। अगले दिन जीन ने फिर मछली पकड़ने की कोशिश की, इस बार चाकू लेकर। चाकू से? राफ्ट में छेद होने का डर नहीं था? हेरल्ड चिल्लाया भी, मत करो, राफ्ट में छेद हो जाएगा। लेकिन भूख इतनी थी कि जीन ने चाकू पानी में चलाया, और एक पल के सन्नाटे के बाद पता चला निशाना मछली पर लगा था। राफ्ट बच गई। किस्मत ने साथ दिया। और 1 हफ्ता भूखे रहने के बाद ही उनका पहला भोजन था। सोचिए, उस कच्ची मछली का स्वाद कैसा लगा होगा उन्हें। हाँ, उसे उन्होंने कच्चा ही बांटा और खाया। इस कामयाबी से उनका हौसला बहुत बढ़ गया। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये एक जीत थी। उस बेरहम समंदर से उन्होंने कुछ छीना था। ये सबूत था कि उनकी कोशिशें बेकार नहीं जा रही। हाँ, और शायद इसी वजह से माहौल थोड़ा हल्का भी हुआ। वो लोग अपने घरों की, परिवार की, अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें करने लगे। टोनी ने मजाक में जीन से कहा कि जब वापस जाएंगे तो अपनी बहन से मिलवाना। कुछ देर के लिए वो शायद भूल गए कि वो कहाँ है। ये नॉर्मल बातें करना भी जरूरी होता है ऐसी स्थिति में। ये याद दिलाता है कि आप इंसान हैं, आपकी एक जिंदगी है जिसके लिए लड़ना है। पर खतरा हमेशा मौजूद था। बातें करते करते ही अचानक कुछ शार्क्स राफ्ट के एकदम पास आकर चक्कर काटने लगी। अरे बाप रे! उनकी तो जान ही निकल गई होगी। खैर, शार्क बिना हमला किए चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जीन ने पानी में हाथ डाला तो एक शार्क ने झपट्टा मारा। क्या? हाथ पर? हाँ, हाथ घायल हो गया। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। उफ, मतलब एक पल को भी चैन नहीं। दिन गुजरते रहे, करीब 15 दिन हो चुके थे। अब भूख, प्यास, तनाव, इसका असर दिमाग पर होने लगा था। हाँ, होना ही था। एक दिन जीन को दूर जमीन जैसा कुछ दिखा। वो चिल्लाया, आइलैंड! लेकिन वो शायद हाँ, वो मिराज था, मृग तृष्णा। इतने लंबे तनाव, पानी की कमी और एक जैसे नज़ारे देखने से ये हो जाता है। दिमाग धोखा देने लगता है। टोनी ने इसे समझाया कि ये सिर्फ नजर का धोखा है। निराशा हुई होगी बहुत। 15वें दिन एक और घटना हुई। राफ्ट पर एक पक्षी आके बैठ गया। खाने का एक और मौका। हाँ, जीन के पास एक छोटी गन बची थी। उसने गोली चलाई, पक्षी मारा गया, पर पानी में गिर गया। अरे नहीं! और उसे डूबता देखकर हेरल्ड फौरन पानी में कूद गया। शार्कों के होते हुए? हाँ, उसे पक्षी को पकड़ना था। उसने पकड़ भी लिया, पर तभी एक बड़ी शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हे भगवान! बस बाल बाल बचा वो, किसी तरह वापस राफ्ट पर चढ़ा। 15 दिन बाद उन्हें फिर कुछ खाने को मिला। हर निवाला मौत के मुंह से छीना पड़ रहा था। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे, जमीन का कोई निशान नहीं था और तनाव अब बढ़ने लगा था। 20 दिन गुजर चुके थे। 20 दिन? एक सुबह हेरल्ड उठा तो देखा टोनी और जीन सो रहे हैं और किसी ने हवा के रुख का ध्यान नहीं रखा, जिससे राफ्ट भटक सकती थी। वो गुस्से में आ गया। यहाँ से शायद टकराव शुरू हुआ। हाँ, इस पर जीन और टोनी भड़क गए। वो चिल्लाने लगे। क्या कहा उन्होंने? कि 20 दिन हो गए, कोई जमीन नहीं, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। उफ, ये होता है जब उम्मीद टूटती है तो लोग एक दूसरे पर ही दोष मारने लगते हैं। लीडर पर प्रेशर बढ़ जाता है। हेरल्ड यह सुनकर टूट गया। उसने अपनी गलती मानी, बताया कि शायद प्लेन उड़ाते हुए उसकी आंख लग गई थी और जब वो जागा तो वो रास्ता भटक चुके थे। रेडियो भी खराब हो गया था। उसने माफी मांगी। ये ईमानदारी जरूरी थी शायद। हाँ, माहौल बहुत भारी हो गया था। लेकिन इस टकराव के बाद, शायद सच बोलने के बाद, वो फिर से एक हुए। हेरल्ड ने अपने चार्ट को देखकर कहा, यही हमें घर ले जाएगा। और फिर उसे अपना वो जूता याद आया। अच्छा, वो जूता जो उसने बचाया था। हाँ,
उसने फैसला किया कि वो उसे चप्पू की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या बात है, बूट से चप्पू? हाँ, टोनी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। बोला, ठीक है, जो पहला द्वीप देखेगा बाकी दोनों उसे डिनर खिलाएंगे। कमाल है, इतनी बुरी हालत में भी मजाक सूझ रहा था। ये दिखाता है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दिन गुजरते गए, 30, 31, 32। अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। हिलना भी मुश्किल था। जिंदा लाश की तरह बस पड़े रहते थे। शरीर जवाब देने लगा था पूरी तरह। तभी एक रात एक भयानक तूफान आया। इतनी बड़ी लहरें उठीं कि उनकी राफ्ट पलट गई। हे भगवान! सब खत्म। वो तीनों उस बर्फी के पानी में गिर गए। अंधेरा, तूफान, ठंडा पानी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पता नहीं कहां से उनमें इतनी ताकत आई। उन्होंने मिलकर राफ्ट को सीधा किया और वापस उस पर चढ़ गए। अविश्वसनीय। ये तो मतलब मानवीय सहन शक्ति की हद है ये। बार बार मौत को छूकर वापस आना। बिल्कुल। अगली सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन उम्मीद लगभग मर चुकी थी। वो इतने कमजोर थे कि शायद अब कुछ घंटे के मेहमान थे। हेरोल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा था। जीन को टोनी की बहन का चेहरा दिख रहा था, जिसके बारे में टोनी ने बताया था। वो कहने लगा, मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूं। आखिरी पल जैसे। हाँ। हेरोल्ड ने कहा, मुझे अफसोस है तुम लोग मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे। वो शायद अपनी आखिरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। बहुत भावुक पल रहा होगा वो। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, हेरोल्ड में जैसे फिर कोई जान आ गई। उसने वो अपना बूट उठाया और फिर से चप्पू चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे। अरे! उसे देखकर बाकी दोनों में भी जैसे कोई चिंगारी जली। उन्होंने भी थोड़ी हरकत की। 34वां दिन था ये। वो लगभग बेहोशी की हालत में थे। टोनी कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने सपना देखा, हरे भरे खेत। दिमाग अब पूरी तरह साथ छोड़ रहा था। है। हेरोल्ड ने कहा, हाँ मैं भी देख चुका हूं। तभी जीन की कमजोर सी आवाज थोड़ी तेज हुई। वो चिल्लाया, हरा! मुझे कुछ हरा दिख रहा है, शायद आइलैंड। क्या? जमीन? 34 दिन बाद? हाँ। टोनी और हेरोल्ड ने भी देखा। दूर एक हरा भरा द्वीप नजर आ रहा था। ओह माय गॉड! उस एक झलक ने क्या किया होगा, जैसे मुर्दे में जान आ गई होगी। बिल्कुल। उनमें जैसे अचानक से कहीं से ताकत आ गई। वो अपनी पूरी बची खुची हिम्मत लगाकर राफ्ट को किनारे की तरफ खेने लगे। आखिरी कोशिश। हाँ, घंटों लगे उन्हें, लेकिन आखिरकार वो जमीन पर पहुंचे और बस रेत पर गिर पड़े, पूरी तरह निढाल। 34 दिन, लगभग 1000 मील का समुद्री सफर, और वो जिंदा थे। अविश्वसनीय। सामने उन्हें छोटे छोटे घर दिख रहे थे। वो बचा लिए गए थे। कमाल की कहानी है। तो ये थी हेरोल्ड, टोनी और जीन की कहानी। 34 दिन समंदर में बिना खाने पीने, तूफानों से लड़ते हुए, शार्क से बचते हुए 1000 मील का सफर। ये वाकई नामुमकिन सा लगता है। उनके बचने के पीछे बहुत सी चीजें थी। हेरोल्ड की लीडरशिप, उनका नेविगेशन का ज्ञान, चाहे वो कितना भी काम चलाऊ क्यों ना हो। हाँ। उनकी मुश्किल हालात में जुगाड़ करने की क्षमता, वो मैगजीन की स्प्रिंग का कांटा हो या जूते का चप्पू। सही। उनकी वो कभी न खत्म होने वाली उम्मीद, उनका वो असाधारण शारीरिक और मानसिक लचीलापन, और हाँ, शायद थोड़ी किस्मत भी। यानी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जब सब कुछ खत्म होता दिखे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी वो कौन सी चीज है जो इंसान को हार मानने से रोकती है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ जीने की इच्छा है, या कुछ और है हमारे अंदर जो हमें अंधेरे में भी एक और कदम बढ़ाने की ताकत देता है? शायद इसी सवाल पर सोचना चाहिए। इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।